गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सुनो पाकिस्तान आपने चैनल लगाया होगा, साथ ही साथ फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं आपको देने के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुनो न्यूज़ आपने लगाया होगा, सुनो पाकिस्तान आप देख रहे होंगे, तो जनाब हमने भी ये शो भरपूर सजाया हुआ है आपके लिए और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। एक बड़ा खूबसूरत सा बुके तैयार किया गया जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, महकते हुए चहकते हुए। तो जनाब आप बखैर आफियत तो होंगे ही, तो बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। क्योंकि लाहौर की अगर बात करें तो कल रात से तो जनाब बड़ी खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला बहुत अच्छा लग रहा है, हाल जा रही है। बिल्कुल ऐसे। बाकी आप बताइए नजफ, कैसा मौसम इन डिटेल क्या है, दर्जा हरारत, टेम्परेचर डिफरेंट एरियाज में क्या क्या है, उस हवाले से बातचीत करते हैं। तो आइए। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर अजला में गर्मी का राज बरकरार है, ताहम पंजाब कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने 5 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 22 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हो सकती है। नजर डालते हैं आजाद कश्मीर की तरफ, जहां वादी नीलम और मुजफ्फराबाद समेत कुछ मकामात पर बारिश हुई है। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला गर्मी की लपेट में रहेंगे। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 39 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, वहां पर आज टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, कोहाट, मानसहरा, सवात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं पंजाब का, जहां मरी समेत मुतादिद इलाकों में बारिश हुई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 37 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर आज टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 41 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, अटक, सियालकोट, गुजरांवाला समेत दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान है। और अब सुबह बलोचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। कराची का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 41 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जिक्र करते हैं पाकिस्तान के सिफारती मिशन का। तो भारत के झूठ के जवाब में दुनिया को सच बताने का मिशन जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती मिशन न्यूयॉर्क में मौजूद है, जहां सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, घियाना, जापान, जनूबी कोरिया समेत अहम ममालिक के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा और भारतीय जारहियत और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर चीनी वफ्द को आगाह किया। जदीद दौर में जंग के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब मैदान जंग में सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि ड्रोन्स की सूरत में जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान भी दोनों ममालिक ने सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, मगर भारत के मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान को हैरान कुन तौर पर गैर मामूली कामयाबियां हासिल हुई हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो भारत की स्ट्रेंथ थी ड्रोन्स के मामले में, उसको ही उसकी वीकनेस बना दिया गया, जिसका एतराफ़ खुद भारत के साबिक फौजी अफसरान भी करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ भारतीय एयर डिफेंस का कामयाबी से सुराग लगाया बल्कि उनकी अहम फौजी तनसीबात को भी एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया। अब इसी तर्ज पर दुनिया की एक और बड़ी जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान में भी ड्रोन्स का फैसला कुन किरदार सामने आ रहा है। ड्रोन जंग नए फेज में दाखिल हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया, लेकिन इतवार को यूक्रेन ने जिस अंदाज में जवाबी कार्रवाई की उसने दुनिया को हैरान कर दिया। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से हमला किया, जिसमें 117 ड्रोन्स रूस के मुख्तलिफ एयरबेसेस पर दाखिल गए। इनमें वो एयरबेस भी शामिल हैं जो यूक्रेनी सरहद से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर वाक़ हैं। यूक्रेन का यह दावा है कि इस हमले में रूस के 120 में से 40 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे तबाह कर दिए गए, जबकि 34% क्रूज मिसाइल ले जाने वाले तैयारे भी नाकारा हो गए। मजमूई तौर पर देखा जाए तो रूस को $7 अरब से जायद का नुकसान पहुंचा है। इसे यूक्रेन की जंग में एक बड़ी और फैसलाकुन कामयाबी कहा जा रहा है, जिसने रूस की फजाई ताकत को शदीद धचका पहुंचाया है। इसके बाद अब रूस से भी सख्त जवाब की जा रही है। ऐसे में कशीदगी बढ़ने के असरात पाकिस्तान समेत दुनिया पर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार अंजा साकिब साहिबा ने। बहुत शुक्रिया अंजा साहिबा आपके वक्त का। फरमाइएगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साल से जंग जारी है। इतवार को यूक्रेन ने रूस में बड़ी कार्रवाई करके पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया। आलमी तनाजुर में इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, आई थिंक कि जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब जब से हुआ है, ये बड़ा एक सरप्राइजिंग अटैक था इवन फॉर रशिया के, जहाँ टर्किश जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पे दे वर ट्राइंग टू नेगोशिएट पीस बिटवीन टू, और हमें पता था कि 20th और 30th जून के पीछे टॉक्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक अग्रीमेंट ये भी हुआ था कि जो इन्होंने प्रिजनर स्वैप करनी थी तकरीबन 6,000 सोल्जर्स। लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइजिंग अटैक था और ये बड़ा धचका होगा टू द पीस प्रपोजल, क्योंकि रशिया ने जो एक मेमोरेंडम जमा किया हुआ था वहाँ पे भी एक बड़ा हमें इस चीज़ को केयरफुली लेके चलना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए ये हमें एक वेकअप कॉल भी है कि जब भी सीज फायर की भी बात होती है और नेगोशिएशंस की भी बात होती है, तो इवन एक छोटी सी वॉलेटाइल मिस्टेक फ्रॉम बोथ साइड्स बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकती है, ना सिर्फ रीजन में बल्कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये कि देखें यूक्रेन की जो पोजीशन थी हमेशा कि जी हम मॉस्को की जो एक मैक्सिमलिस्ट फिलॉसफी है, एक पोजीशन है, और वो अपनी टेरिटरीज को जो एनेक्स कर दिया उन्होंने यूक्रेन की, तो ये बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी है जो यूक्रेनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी। तो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हमने एंटिसिपेट किया था कि कहीं ना कहीं टर्ब्यूलेंस आएगी। उसके अलावा ये कि हमने जब पिछले दिनों देखा कि जो रशियन डेलीगेशन मिली थी यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, वहाँ भी ये था कि वी वर एंटिसिपेटिंग कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आई थिंक एक बहुत ज़्यादा एक हैरानकुन बात है फॉर द होल रीजन। और आई थिंक कि एक चीज़ जो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कि नाउ द थ्रेट इज़ नो लॉन्गर न्यूक्लियर, द थ्रेट हैज़ ऑल्सो बिकम
airborne in many other forms such as drone अच्छा अंजम, attacks, मैं आपसे such ये as, जानना the चाह रही war हूँ of कि अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें, अब यूक्रेन के हमले के बाद रूस की जानिब से बड़ी कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या रूस और यूक्रेन जंग का रुख इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि अगर जंग का रुख इख्तियार होगा तो बहुत सारे अलायंसेस भी जंप इन करेंगे और वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो सकने का इम्कानात सामने आ सकते हैं। क्या कहेंगी इस पर? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे हमें जो चीज़ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रशिया जो है अब इस चीज़ पे चुप नहीं बैठेगा। अगर ये इन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई, डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाई फॉर द सेक ऑफ द रीजन, तब तो कुछ बन सकता है। लेकिन अगर अभी इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर नहीं हुई दोनों साइड से, तो आई डोंट थिंक रशिया इस पे अग्री करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि अभी दोनों तरफ बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बैठी हुई है, और हम ये भी जानते हैं कि पुतिन इज नॉट समवन कि जो इस चीज पे बिल्कुल चुप और खामोश बैठ जाएं। तो आई थिंक कि हमें यहाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी देखने चाहिए एग्जैक्टली किस तरह से पेश आए हैं, बिकॉज फ्यूल प्राइसेस हमें ये तो पता है कि द डे यू नो व्हाइट हाउस की भी यहाँ पे काफी इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो यूक्रेन ने ख्वाहिश जाहिर की थी इवन टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉडीज, बार बार देखें ज़ेलेंस्की जो है उसने डाउट क्रिएट किया था, दुनिया के आगे एक क्रिएट करने की कोशिश की है अबाउट रशियन विलिंगनेस फॉर अ सीज फायर, और वो जहां अगर सैंक्शंस की बात होगी तो अगेन कैन रशिया अफोर्ड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये भी एक सवाल उठता है। अच्छा अंजम साहिबा, गुज़श्ता रोज़ रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए भी हैं, हम देख भी रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। अब ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी की कोई उम्मीद रखी जा सकती है? इन टॉक्स का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं अब आप? देखिए, मुझे यहाँ लगता है कि सिर्फ एक थर्ड पार्टी प्लेयर आके चीज़ों को नेगोशिएट करा सकता है। हमने ये देखा है कि देखें ट्रम्प वहाँ से ट्रम्प ज़ेलेंस्की से और पुतिन से मिलने की जो ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की थी कि मिलके नेगोशिएशन की तरफ जाएं, लेकिन अगेन जहाँ तक मुझे लगता है कि रशिया इस चीज़ पर अग्री नहीं करेगा। जब टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने अगेन 3-वे पीस टॉक्स की बात की है, आई थिंक यहाँ पे कुछ हो सकता है। आई थिंक टर्की वुड बी न्यूट्रल टेरिटरी टू फैसिलिटेट दीज टॉक्स। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि देखें एट द एंड ऑफ द डे 20th और 30th ऑफ जून सीम्स क्रिटिकल, लेट द एक्सचेंज ऑफ सोल्जर्स हैपन। उसके अलावा जो रशिया ने नेगोशिएशन के टर्म्स रखे हैं यूक्रेन के आगे, वो दैट completely goes against you know जो कि यूक्रेनियन डिमांड्स थी, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप टू द नेटो और रशियन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना। ये चीज़ मुझे लगता है कि कैन हैम्पर पीस टॉक्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी का मुजाहिरा जाहिर करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये रीजन के लिए बहुत ज्यादा एक स्कैरी बात है। अभी आप वोल्डीमिर ज़ेलेंस्की के हवाले से बात कर रही थी, तो ट्रम्प और वोल्डीमिर ज़ेलेंस्की की पहले भी मुलाकात हो चुकी है, इन अमूर पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा एज सच निकल नहीं पाया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर रूस और यूक्रेन जंग बढ़ने से आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आएंगे पूरी दुनिया पर, और अगर ख़ास तौर पे कैटर किया जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, किस तरह मुतासिर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ऑलरेडी वी आर फाइटिंग अनदर वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम जो अभी जंग जीते भी हैं एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, ये भी एक अगेन एक ब्लूप्रिंट जो जाहिर किया जा रहा है। अगर मैं इसको इस चीज़ से तरजीह दूं कि किसी भी तरह की हेजेमोनी जो देखें, अब हम वी नो लॉन्गर लिव इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, मगर ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो कंट्रीज हैं वो अपनी एक हेजेमोनिक पावर का मुजाहिरा करना चाह रही हैं, आया वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, या वो न्यूक्लियर माइट हो, या वो एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। तो आई थिंक कि यहाँ पे पीस प्रोसेस डिसरप्ट होगा। हमने सिर्फ देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियर
कैपेबिलिटीज ही इस्तेमाल हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ड्रोन वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर के थ्रू भी आप पूरे रीजन के अंदर, पूरे खत्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। उसके अलावा ये कि देखें एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ तक ट्रम्प वाली बात है, पहले भी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने की थी, लेकिन ज़ेलेंस्की को ठीक ठाक हो, जो एक बड़ी मीम्स भी बनी थी कि ट्रम्प ने बड़ा एक सख्त उसके साथ लहजा इख्तियार किया। उसके बावजूद भी देखें हमने इतना बड़ा अटैक यूक्रेन ने सरप्राइज अटैक कर दिया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो पूरा जो अपेरेंटली न्यूक्लियर ट्रायड है मॉस्को के अंदर, वो भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि एट द एंड ऑफ द डे आप पूरा रीजन अगर इसको स्टडी करते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज हैं, पोलैंड है, मोल्डोवा है, रोमानिया है, फिर रशियन साइड पे यू नो ऑब्वियसली फ्रॉम अ ग्लोबल फ्रंट द वेस्ट वर्सेस ये पूरा जो खिता है। आई थिंक दिस कुड गो ऑन और ये बड़े एक एंड ब्लो इनटू अ फुल फ्लेज्ड यू नो न्यूक्लियर सिचुएशन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया मुरतब होंगे। अच्छा, मैं लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती मिशन न्यूयॉर्क में मौजूद है, अहम मुलाकातें भी चल रही हैं, भारतीय वफ्द बहुत बड़ा है। पाकिस्तान सिफारती मिशन भारत की प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाने में किस हद तक मौसर साबित हो सकता है और किन ग्राउंड्स पर मजीद काम करने की आपको लगता है कि सिफारती मिशन को जरूरत है? कौन सी मुलाकातें इन्हें मजीद करनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन गया है, ये बड़ा एक हाई पावर डेलीगेशन है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी और दीगर इस तरह जलील अब्बास जलानी टाइप के जो हमारी तरफ से देखिए एक बड़े डिप्लोमेटिकली मैच्योर और यू नो इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ होने वाली डेलीगेशन भेजी गई है। और हमने ये भी देखा है कि जो इंडिया की तरफ से जितने भी MPs मौजूद थे अभी भी सो फार वो बहुत ज़्यादा एक लाइक उन्होंने बिल्कुल भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं किया और वो बस नेम कॉलिंग पे ही रहे। तो आई थिंक कि यहाँ पे हमारे लिए ये हमारी फेवर में जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे देखें एक बड़ा अच्छा एक पोर्ट्रे करेगी ये वाली डेलीगेशन फेस फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। देखिए, हमने 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है जो आई थिंक कि इस डेलीगेशन को बार बार हाईलाइट करनी चाहिए। नंबर 1, आर्टिकल 2-3 की खिलाफ वर्जी, जितने इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो भारत जिसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो आलमी कानून के खिलाफ वर्जियां की जाती हैं बल्कि धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उनको भी हाईलाइट करने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अंजा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थी और सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रही थी। दूसरी जानिब हमने देखा कि बड़ा जो है वो रुख इख्तियार किया जंग ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान। अब यूक्रेन की जानिब से बड़ा कारीवार किया गया और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया भी जो है वो जवाब देगा क्योंकि पुतिन खामोश नहीं रह सकते। लेकिन देखना यह कि इसके बाद पूरे खित्ते पर, पूरी दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल, और इस सूरत हाल में जो भी अपडेट आएगी वो गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी नाजरीन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, साइकिल महज 2 पहियों वाली एक सवारी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो इनफरादी सेहत, माशरती तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करता है। हर साल 3 जून को दुनिया भर में साइकिल का आलमी दिन वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद साइकिल को एक सादे, सस्ते, साफ सुथरे और माहौल दोस्त ज़रिए आमदोरफ्त के तौर पर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2018 में बाकायदा तौर पर इस दिन को आलमी सतह पर मनाने का ऐलान किया। माहिरीन सेहत का कहना है कि साइकिल चलाना दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे, ज़ियाबीतस और डिप्रेशन जैसे मसाइल को कम करता है। साइकिलिंग ना सिर्फ ईंधन बचाती है बल्कि धुआं, शोर और आलूदगी को कम करके माहौल को भी बेहतर बनाती है। शहरी तरक्की के हवाले से साइकिलिंग निहायत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये ना सिर्फ कम जगह घेरती है बल्कि सड़कों पर रश भी कम करती है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में साइकिल को सिर्फ गरीबों की सवारी समझा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अवामी शऊर की कमी और तज़हीक आमेज रवैये
साइकिल के फरोग में रुकावट बन जाते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाके में 70% लोग साइकिल को बतौर आमदोरफ्त इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते हैं, बशर्ते इन्हें महफूज और सहूलत बख्श माहौल मुयस्सर आए। साइकिल की अहमियत और अफादियत और पाकिस्तान में साइकिलिंग के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया। दो नौजवान साइकिलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमर मिर्ज़ा साहब और बिनिश साहिबा। आप दोनों को वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 2018 से हर साल ही हम देख रहे हैं कि 3 जून को साइकिल का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। अहमियत क्या है और जदीद दौर के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसको किस तरह मनाया जाता है और मनाया जाना कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है इसकी अवेयरनेस के लिए। और जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सर्दियाँ आती हैं, स्मॉग हो जाती है, तो स्मॉग अवेयरनेस के लिए और माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए साइकिल को आम करना और सेहत के लिए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, साइकिल को अपनी ज़िंदगी में लाना वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये जस्ट एक वो जो एक थॉट है कि एक गरीब आदमी की सवारी नहीं, ये एक सेहतमंद आदमी की सवारी है। जैसे कि आप कह सकते हैं हमारी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम कोशिश करते हैं कि घर के छोटे छोटे काम जो है वो साइकिल पे जाके करें। अच्छा, तो उससे ये होता है कि एक अवेयरनेस भी होती है। लोग देखते हैं कि यार ये साइकिल पे आया, यार गाड़ी पे नहीं आ सकता, नहीं यार नहीं आ सकता, साइकिल पे आया, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे मुख्तलिफ दुनिया में कुछ डेज ऑफिस आने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं कि जी आज आपने साइकिल पे आना है सबने। तो इस तरह के इक़दाम अगर किए जाएं तो लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आएगी। बिल्कुल, हमें अवेयर करना और उसके लिए हम एज ए फैमिली भी यूज़ करें, बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं, और ये नहीं कि सिर्फ बंदे ही हैं, औरतें भी इस्तेमाल करें घर के कामों के लिए, आएँ जाएं और उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, औरतें भी इस्तेमाल करें, आप करती हैं साइकिलिंग, इस पर रोशनी डालेगा क्या क्या फ़वाइद हैं। और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी, आप दोनों CML के रुकन भी हैं, विच इज़ क्रिटिकल मास लाहौर के रुकन हैं। कब ये वजूद में आया, कैसे बना, बेसिकली ये है क्या, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल। सो आई थिंक इतने आपने भी फ़ायदे गिनवाए, उमर ने भी बात की। एक चीज़ एक और जो मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, वो ये है कि हमारे जैसे मुल्क में आप जब एडल्टहुड में आते हैं, अपने ऑफिस की रूटीन और उन्हीं 10, 8, 12 चेहरों को देखते हैं, या आप दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली से, और किस पे मिलते हैं, एक कम्युनल एक्टिविटी जो वो खाना है, चले खाना खाने के। इसके अलावा यहाँ पे एज सच एवेन्यूज नहीं है, कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं है। तो साइकिलिंग और स्पेशली क्रिटिकल मास लाहौर जैसी एंटरटेनमेंट जो है ना वो सिर्फ खाना रह गया। तो क्रिटिकल मास लाहौर हम सिर्फ साइकिलिस्ट नहीं है, हम एक कम्युनिटी है। और आप देखेंगे इस कम्युनिटी में यू आर बोथ वेलकम, आप आए कभी हमारे साथ। जरूर। इतनी डाइवर्स किस्म के लोग आते हैं, वो सोशल स्ट्रेटा में डाइवर्सिटी है, प्रोफेशंस में डाइवर्सिटी है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे आमतौर पर शायद आपकी मुलाकात ना हो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। सोशलाइज भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम फैमिली हैं, हम एक दूसरे के लिए एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है कि लोग तो समझते हैं कि गरीब की सवारी है। जरा इस साइकिल्स के हवाले से बताइएगा, जो आप यूज करते हैं, इनकी कितनी मालियत होती है? मालियत डिपेंड करता है कि आप जैसे रोड बाइक है, जब हम रोड बाइक को देखते हैं तो रोड बाइक 1 लाख से शुरू होके अच्छी साइकिल, वो फिर स्काई इज द लिमिट ना, स्काई इज द लिमिट। ऑल्टो से लेके तो मर्सिडीज भी चलानी है ना, तो वो यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आप जाएंगे हमारे, वो तो जाहिर है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं पाकिस्तान की हद तक बात कर रहा हूं। नहीं जी, पाकिस्तान जो यूज हो रही हैं, हमारे पास यहाँ पे हाई एंड साइकिल्स भी हैं। यानी दुनिया की डॉगमा बेस्ट साइकिल है, टूर डी फ्रांस की विनर है। अच्छा, वो भी हमारे पास है। यहाँ पे लोग राइड करते हैं, हमारे काफी दोस्त हैं जो चलाते हैं, वो भी है। कैनडेल, जो भी इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रांड्स हैं वो हमारे पास सब अवेलेबल हैं। और हम यहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। आप हेलमेट्स देख रहे हैं, हम जदीद हेलमेट यूज कर रहे हैं, जरूरत है हर चीज। बहुत ज्यादा साइकिल्स नजर आया करती थी, अब ये रुझान कम हो गया, अब उनकी जगह बाइक ने रिप्लेस कर दिया। हमें बाइक ज्यादा नजर आती है, स्कूटीज आ चुकी हैं। हाँ, स्कूटीज अब इलेक्ट्रिक ज्यादा चल रही हैं। इसकी क्या रीजन है, क्यों जो है लोग साइकिलिंग की तरफ से हट के जो है मूव कर गए हैं बाइक्स की तरफ? थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है लोगों की। लोग वजह थोड़ा क्या सा समझते हैं इसकी, क्या रीजन है इसके पीछे? रास्ते भी लंबे हो गए।
अच्छा, लाहौर बड़ा हो गया है। पहले लाहौर छोटा था, अब लाहौर बड़ा हो गया है। तो लोग जब मूव अराउंड करते, अब मुझे अगर DHA से जॉर्ज टाउन जाना पड़ता है तो काफ़ी लंबी राइड है। ठीक है। अच्छा, लास्ट आपके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट आपने जनवरी में इस्लामाबाद टू लाहौर एक कवर किया था पूरा रास्ता। वो जर्नी, हाँ, वो जर्नी कैसे रही? फिर 2 दिन का स्टे किया, और साथ ही साथ जो खवातीन आपसे मोटिवेट हो रही हैं, जो आपको देख रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगी आप? बहुत लोग, ये आपने बड़ी दुरुस्त बात की है, स्पेशली जब इस तरह के लंबे रास्तों पर हमें देखते हैं। अभी हम पिछले 2-3 दिन कश्मीर में थे, वहाँ राइड कर रहे थे इसी तरह, तो लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं। आप छोटी बच्चियों को देखते हैं, वो आके हमसे मिलती हैं, सवाल करती हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी एक अजीब बात है, नई बात है कि लड़कियां भी ये चीज़ कर रही हैं। आदमियों को तो वो देखते ही हैं, औरतें हमारे साथ आती हैं, पिक्चर लेती हैं, वो हम उन्हें कहते हैं वो बैठना चाहती हैं, साइकिल को टच करना हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं, करें। एंड कहीं ना कहीं अगर 10 में से 4 लोग भी, खवातीन स्पेशली, इंस्पायर हो रही है, इट्स अ विन फॉर अस कि हम इस चीज़ को मज़ीद इनकलकेट करें, उनको भी करे जा रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव नहीं है, लिमिटेड नहीं है 4 लोगों के लिए। हम तो बड़ी एफर्ट करते हैं इसको प्रमोट करने में। आप शॉर्टली कोई मैसेज देना चाहें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग की तरफ आ जाए? साइकिलिंग के लिए जी मेरा यही मैसेज है, साइकिल को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। आपकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और आप अवेयरनेस टू स्मॉग, आप देखें आगे चल के सारी सर्दियां हमने वो धुंध से भागते रहना है, तो उसके लिए भी तैयारी करें कि ज़रा फ्यूम्स वगैरह कम हो, गाड़ियों की आलूदगी कम हो। तो इस अपनी आने वाली नस्लों को भी बेहतर माहौल जो है वो प्रोवाइड करें। आप ही अगर आज कदम बढ़ाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो उन्हें कल को अच्छा माहौल जो है मुयस्सर आ सकेगा। और बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इसी तरह जो है आप करते रहें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज 3 जून है, हमने आपको बताया साइकिलिंग का दिन तो मनाया जा रहा है। ये दिन एक और हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विंग के सुल्तान, किंग ऑफ रिवर्स स्विंग और पाकिस्तान क्रिकेट के फखर वसीम अकरम की आज सालगिरह का दिन है। वो एक ऐसा नाम है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फास्ट बॉलिंग के नए ट्रेंड्स को सेट किया है। और वसीम अकरम सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं थे, बल्कि एक एहसास क्रिकेटर थे, जिन्होंने अपनी रफ्तार, महारत और स्विंग के जादू से दुनिया क्रिकेट को हैरान किया। 414 टेस्ट और 502 वनडे विकेट्स के साथ आज भी दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन बॉलर में शुमार होते हैं। वो उन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह में मरकजी किरदार अदा किया और अपनी क़यादत और कारकर्दगी से कई नस्लों को मुतासिर किया। वसीम अकरम का शुमार उन खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने क्रिकेट को सिर्फ खेला नहीं बल्कि एक फन की तरह पेश किया। आज वो एक कामयाब क्रिकेटर, कमेंटेटर, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एक्टर, मॉडल के तौर पर अपनी दूसरी इनिंग खेल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताते हैं लाखों नौजवानों के दिलों पर राज करते हैं, उनके रोल मॉडल में हैं। तो डेफिनेटली बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं, और आज उनकी तरह बनना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं नौजवान। कोशिश भी करते, साथ उनके जो एनालिस्ट के तौर पर एक किरदार है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही बेधड़क किस्म का वो बयानियां देते हैं क्रिकेट के हवाले से, तबसरा करते हैं उनके तबसरे के अंदर लोग वो बड़ा सार्केज़म बड़ा बेहतरीन होता है। सालगिरह भी विश कर दें उन्हें जाते बिल्कुल, बहुत मुबारक हो आपकी। वो आपने विश कर दी है? मेरी तरफ से भी जनाब, आपने कह दिया, मैंने कह दिया। पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं कि गुज़श्ता दिनों मंजूर होने वाले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2025 के हवाले से, जिसके तहत शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी को जुर्म करार दिया गया है, और इसमें शरीक अफराद बशमूल निकाह ख्वाह, वालिदैन या सरपरस्त को सख्त सजाएं दी जा सकती हैं, जिनमें कैद और जुर्माने शामिल हैं। दूसरी जानिब इस कानून को मजहबी हलकों की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस बिल को गैर इस्लामी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। कौंसिल का मौक़िफ़ है कि 18 साल से कम उम्र की शादी को रेप करार देना इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस कानून की मुखालफत करते हुए इसे इस्लामी अक़दार पर हमला करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ये कानून बैनुल-अक़वामी इदारों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और IMF के दबाव पर बनाया गया है। उन्होंने इस बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी किया है। इस बिल पर इस्लामी हलकों का मौक़िफ़ असल में क्या है? क्या वाकई ये कानून कुरान और सुन्नत के उसूलों से टकराता है, या इस पर
बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और इज्तिहाद की गुंजाइश मौजूद है। इन तमाम निकात को गहराई से समझने और उन पर बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2025 को गैर इस्लामी करार दिया है। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन से ऐसे निकात हैं जो कि इस्लामी तालीमात से मुतसादिम हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कई बातें ऐसी हैं जो कि हम इस बिल के हवाले से कर सकते हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये कि इस बिल में बच्चे की तारीफ़ ये की गई है कि बच्चा वो है जो कि 18 साल से कम उम्र का होता है। यहीं से शरई और कानूनी बच्चे की तारीफ़ में एक इख्तलाफ शुरू हो जाता है। शरई तौर पे बच्चा उसे कहते हैं जो पुबर्टी की उम्र से कम होता है या जिसमें बलूगत के आसार नहीं होते या जो जिस्मानी तौर पे बालिग नहीं होता, शरीयत उसे बच्चा तस्वुर करती है। और बलूगत के आसार और बालिग होना जिस्मानी तौर पर ये इतना अहम है कि शरीयत इबादात की ज़िम्मेदारी किसी भी बच्चे पर आयद नहीं करती है, लेकिन अगर वो बालिग हो जाए तो फिर उस पर शरई तौर पे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह की पाबंदी आयद हो जाती है। तो सबसे पहले जो एक इख्तलाफ की सूरत पैदा होती है शरई तौर पे और कानूनी तौर पे, वह बलूगत की उम्र का तयन है, क्योंकि इसी ही बलूगत की उम्र के तयन के ऊपर हमें अगली बहस की तरफ जाना है जो कि निकाह की उम्र को मुतय्यन करता है। दूसरी बात, शरीयत में निकाह एक ऐसा अमर करार दिया गया है या अमल करार दिया गया है जिसे अंबिया की सुन्नत तस्लीम किया गया है और कुरान ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में और सहाबा कराम के अमल में निकाह की उम्र का तयन किसी भी जगह पे हमें नज़र नहीं आता। बल्कि कुरान करीम तो ऐसी बच्चियां जिनका निकाह हो गया फिर तलाक हो गई तो उनकी, और वो अभी बालिग नहीं है, तो उनकी इद्दत 3 माह बयान करता है। यानी जो इद्दत का मुद्दत बयान करना है वो तो तलाक के बाद की बात है। तो तलाक से पहले निकाह है, और निकाह जो है ऐसी बच्चियों का जिन्हें अभी तक मेंसेस नहीं आते, कुरान ने इवन यहाँ तक उनका भी जिक्र किया है। अच्छा, अब हम बात लेकर आते हैं उन सज़ाओं की तरफ जो कि इस कानून में रखी गई हैं, और उसके बाद फिर हम जिक्र भी करेंगे कि होना क्या चाहिए। देखिए, यहाँ पे ऐसा निकाह खान जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची का निकाह सोलमनाइज करता है, उसके लिए 1 साल की कैद रखती है, भाई उसे 1 साल के लिए कैद जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को भाग कर शादी करने से रोकने में नाकाम है, उनके लिए सजा रख दी है कि वो अपने बच्चों को रोक क्यों नहीं सके कि तुम भागे क्यों और भागे तुमने शादी क्यों की है। यानी वो तो खुद पहले ही तकलीफ में है कि उनके बच्चा या बच्ची घर से चला गया है और उनकी तकलीफ में और इजाफा किया जा रहा है उन्हें सजा दे के कि तुम नाकाम क्यों हुए, अपने बच्चे को रोक क्यों नहीं पाए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक अजीबो गरीब सा इसमें मखमसा है कि अगर कोई 18 साल से ज़्यादा उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से निकाह करता है तो उसे चाइल्ड अब्यूज़ करार दिया गया। और उसके बाद फिर अगर वो इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर चाइल्ड अब्यूज़ के बाद उसे 7 साल की सज़ा दी जा रही है कि उसने 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ निकाह किया और निकाह करने के बाद उसके साथ इंटीमेट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ा अजीब व गरीब मखमसा है कि अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की है और वो 18 साल से कम उम्र के लड़के से शादी कर लेती है तो वहाँ पे किसी भी किस्म की किसी पे कोई सज़ा नहीं है। यानी काम तो एक हो रहा है ना, एक तरफ जो है वो लड़का 18 साल से ज्यादा का है, लड़की कम है। तो जानना चाहूंगी कि कुछ उलमा कहते हैं कि शरीयत ने निकाह को आसान बनाया है, जबकि ये जो बिल है जिस पर अभी आप तबसरा कर रहे हैं इसे मुश्किल बना रहा है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं?
जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि निकाह जो है इसे आसान तर होना चाहिए, बल्कि हमारे माशरे में जो निकाह की तकरीबात के ऊपर उठने वाले अखराजात हैं और जो मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात जो कमोबेश हफ्ता 10-10 दिन चलती रहती हैं, जो कि एक गरीब आदमी या गरीब घराना जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता है। होना तो ये चाहिए कि इस तरह की तमाम चीज़ें जिससे निकाह की तकरीब मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है उसे आसान करें, ताकि आसानी के साथ लोगों के घर बसें। लेकिन यहाँ पे तो माजरा ही हमें उल्टा नज़र आ रहा है कि निकाह के अमल को मुश्किल किया जा रहा है। अब यहाँ पे फिर एक और बात भी बड़ी अहम है, वो ये कि देखिए जो निकाह का अमल है ये तो बुनियादी तौर पे एक नए घराने की इब्तदा है और एक नया घर इस्लाम में कायम होने जा रहा है, जो कि इस्लाम के सोशल स्ट्रक्चर की बुनियाद बनता है। हम खुद ये समझते हैं कि छोटी उम्र के जो निकाह हैं वो कोई ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होते हैं और उनमें मफासिद ज़्यादा हैं, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि उन मफासिद को देखते हुए हम सज़ाओं के ज़रिए इस निकाह के अमल को मुश्किल से मुश्किल तर कर दें। मफासिद को दूर करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि तालीम के ज़रिए, आगाही के ज़रिए, एक सोशल बिग कैंपेन के ज़रिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप इस्तेमाल करें और आप लोगों को ये बताएं कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी करनी है जब वो स्टैंड कर जाएं, जब वो खड़े हो जाएं अपने पैरों के ऊपर, जिस्मानी तौर पे भी वो मजबूत हो जाएं, फिर आप शादियां करें। और हम ये देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वहाँ पे शादियां 18 साल से कम उम्र होती हैं। अमूमी तौर पे जो गरीब घराने हैं, जो पहले ही मुआशरे के धुतकारे हुए हैं, उन ख़ानदानों के अंदर खुशियों के हुसूल के लिए वो जल्द उम्र में अपने बच्चे और बच्चियों की या जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए जल्द अपने बच्चे और बच्चियों की शादी कर देते हैं। यहाँ पे तो बसा औकात मैं खुद भी ये कहता हूँ कि उस वक्त तक बच्चे की शादी ना करें जब तक वो कमाई करने के काबिल ना हो जाए, कमा ना रहा हो, क्योंकि उसने अपने घर को पालना है। ऐसे ही बेटियों की शादी या बच्चों की शादी उस वक्त की जाए जब वो घर की पूरी जिम्मेदारी को उठा लेने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, ताकि जिम्मेदारी उठाने के वो काबिल हो। और डॉक्टर साहब बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने इस मौजू पर हमारी रहनुमाई की है और बिल्कुल इस मामले पर जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए, कंसर्न्स दूर होने चाहिए। अगर आपको बात सर मुकम्मल करना चाहते हैं तो हमने आपको इस हवाले से मौका भी दिया है और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस पर बात भी की है, हमारी बल्कि रहनुमाई भी की है। अब उम्मीद ये की जाती है कि जितने भी इस पर कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि मिल बैठकर कोई हल भी निकाला जाएगा, इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासत में हंगामा खेजी एक बार फिर हम देख रहे हैं कि उसमें शिद्दत आती जा रही है। सियालकोट के हल्का PP 52 समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, जिसे लीगी रहनुमाओं की जानिब से बड़ी सियासी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और पार्टी रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अवाम ने 10 मई और 28 मई के बयानियों को वोट दिया, जबकि 9 मई वालों को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। तहम पीपल्स पार्टी और PTI ने इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए हुकूमत पर धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगा दिए और नताइज को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड में बानी PTI और उनकी अहलिया की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत 5 जून को होने जा रही है। इस हवाले से नैब की जानिब से अहम इकदाम सामने आया है। अदालत में पैरवी के लिए 5 खसूसी प्रोसिक्यूटर की टीम बना दी गई है, जो भरपूर तरीके से नैब का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेगी। अगर हम बात करें तो अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI पॉलीग्राफिक टेस्ट से मुसलसल इनकार कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर पुलिस की टीम 4 घंटे तक इंतज़ार करती रही, ताहम बानी PTI उनके सामने पेश ना हुए और टीम पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट ना कर सकी। इससे पहले भी बानी 3 मरतबा टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। इसके साथ PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलाने जा रही है। उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, क्या नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इस तहरीक के मकसद क्या होंगे, इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद खान भच्चर साहब। वेलकम अहमद खान भच्चर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 5 जून को बानी PTI और उनकी अहलिया की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। PTI कितनी पुरुमीद है कि 190 मिलियन पाउंड में बानी PTI की सजा मौतल हो सकती है? क्या दोनों की हो सकती है या दोनों में से किसी एक की हो सकती है? देखिए जी, बात ये है, अगर इसको मेरिट पे रखें तो सब उसमें तो है ही कुछ नहीं केसेस में। जी हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं अहमद साहब।
जी जी, अगर देखिए, अगर इसको अगर यार इस तरह हो जिस तरह आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से ये केस लगा, हमने पूरी कोशिश की, हमें बाहर बैठना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी 2-3 दफा, तो उसको तो अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि ये फिर जाती उस पे आ जाता है, एंगर में ये केसेस आ जाते हैं कि जिद में ये केसेस नहीं सुने जा रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केसेस ज्यादा देर टिक सकेंगे। उसकी वजह ये है कि अब तोशा खाना की जब किसी को पता ही नहीं है कि ये सब है क्या, तोशा खाना में 1 रुपया खान साहब के अकाउंट में नहीं गया, ट्रस्टीज के अकाउंट में नहीं गया, सीधा वहां से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को वो पैसा भेज दिया जिसका आज वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं दानिश स्कूलों में लगाऊंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रह सकेगा, लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक देखते हैं अब क्या फैसला होता है। अहमद साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई की आदत का दावा है कि बानी पीटीआई जल्द रिहा हो जाएंगे, मगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 3 साल से पहले बानी रिहा नहीं हो सकते। तहरीक-ए-इंसाफ बानी पीटीआई की जल्द रिहाई कैसे मुमकिन बनाएगी बेसिकली? और ये 3 साल का टाइम फ्रेम हुकूमत ने दे किस तरह से दिया? देखिए, हुकूमत के तो आप खुद अंदाजा कर रहे हैं कि हुकूमत इतनी एक बुखला चुकी है। अब देखिए, 3 साल का टाइम फ्रेम देना और ये बात करनी कि 3 साल से पहले रिहा नहीं होंगे, ये चीजें हुकूमत की बुखलाहट और जो उनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है अवाम की, फॉर्म 47 की वो गवर्नमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ ये चीजें वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसी अखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत करने का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक बात आप देखें कि हम केसेस लड़ रहे हैं और खान के केसेस ऐसा ऐसा खत्म हो रहे हैं, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से खान साहब अभी तक जेल में है। अदरवाइज खान साहब के केसेस अगर सुने जाए तो खान साहब जेल में नहीं रह सकते। अच्छा अहमद साहब, आप बात करें कि अगर उनके केसेस सुने जाएं तो वो जेल में नहीं रह सकते, तो बानी पीटीआई हमेशा हम देखते हैं इंसाफ की भी बात करते हैं, आपकी जमात के नाम में भी शामिल है, मगर वो इस पर अमल करते नजर नहीं आ रहे। झूठ पकड़ने वाला जो टेस्ट है उससे कराने से वो इनकारी हैं। अगर क्या मजायका क्या है इसमें, मसला क्या है? अगर टेस्ट करवा लें तो बेहतर है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई सबूत इनके हाथ नहीं आएगा, तो फिर इनकारी क्यों है इस टेस्ट से? मेरी बात सुने जी, ये एक सोचने वाली बात है कि 2 साल बाद जब और कोई चीज नहीं मिली तो इस टेस्ट को ले आए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्यों खान साहब अपने जिस्म को उनके हवाले करें, वही फैसला करने वाले हैं, वही मशीनरी है, वही हुकूमत है, वही सारे लोग हैं जो कि खान साहब के ढूंढ रहे हैं, एक एक चीज को ढूंढ रहे हैं कि कोई इनकी मिले, कोई चीज जो इसको हम एक्सप्लोर करें और लोगों को बताएं। तो भाई क्यों वाई आफ्टर 2 ईयर वो कह रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाए, 2 साल बाद क्यों, मुझे बताया जाए। 2 साल तक कहाँ थे, तो क्यों करें? उनको नहीं करवाना चाहिए। हक में है कि खान साहब को नहीं करवाना चाहिए। नहीं तो सर, कानून में क्या ये लेवरेज मौजूद है कि कोई कैदी कहे कि मैं नहीं करवाना चाहता अपना पॉलीग्राफिक या कोई भी टेस्ट, तो वो उसको कानून इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी कर सकता है? मेरी बात सुने, 26th अमेंडमेंट के बाद आप समझते हैं कि यहाँ कुछ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन उसके बावजूद कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम हर जगह पे पेश भी हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अहमद साहब, अगर यही टेस्ट केपी से हो जाए तो उस पर आप लोग रजामंद हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर भी खिलाफ है ना हम इस। अच्छा, देखिए बात ये है ना कि ये तो फिर यही होगा कि फिर अपनी, देखिए आप एक बात को समझ नहीं रहे, बात है कि 2 साल बाद क्यों जरूरत पड़ गई। 2 साल बाद इस चीज का था ही नहीं कोई, एक नया इन्होंने शोशा निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो खान साहब करवाएंगे। ठीक है, यानी सिरे से ही आपको इस पर एतराज है। अच्छा अहमद साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और वो जेल में बैठकर खुद को तहरीक को लीड करने देंगे। बानी पीटीआई ने इस बार एहतजाज को खुद जेल में बैठकर लीड करने का फैसला क्यों किया है? क्या उन्हें अपने दूसरे जो कुलीग्स हैं, रहनुमा हैं, पार्टी में जो लोग मौजूद हैं, उन पर एतमाद नहीं है? क्या माजरा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल ये आप ज़हनी एक चीजें अंदाजे हैं। खान साहब लीडर हैं, वही
पहले भी हिदायत देते रहे हैं, अब भी वो हिदायत देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अहमद साहब, अगर बड़ी बात नहीं है तो टेक्निकली थोड़ा सा इसमें मसला तो है ना। देखें, आप लोग कहते हैं कि मुलाकातें नहीं करवाई जाती। अगर आपने हिदायत लेनी हो बानी पीटीआई से किसी मसले पर, किसी मामले पर निगोशिएशन में, और आपको इजाजत ही नहीं मिली मुलाकात की, तो फिर किस तरह से क़यादत जो है वो फैसला कर पाएगी? लेकिन ये जो टेक्निकल बात है वो आपकी ठीक है, लेकिन उसमें ये भी ये कोऑर्डिनेशन की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मौजूद बहस बनाया जाए। कोऑर्डिनेशन होती रहती है, थोड़ी बहुत जो होगी उसमें जो पैगाम मिलते रहेंगे पार्टी उस पर अमल करेगी। अच्छा सर, ये जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है इसमें बड़ी बदइंतजामी है। लोग जो है वो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ही बयान दे रहे होते हैं। समड़ियाल इलेक्शन की अगर हम बात कर ले, हमने देखा सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के दरमियान इख्तलाफात खुलकर किस तरह सामने आए। इस सूरत हाल में पीटीआई की तहरीक आप समझते हैं कि बड़ी मौसर साबित हो पाएगी? लेकिन पहली बात तो यह है कि कोई इख्तलाफ नहीं, या किसी ने गलत कहा है। समड़ियाल का इलेक्शन तो हमने लड़ा है पूरी एक टीम होके, यकजान होके, और वहां पे सब मौजूद थे। मैं था, चीफ ऑर्गेनाइजर साहबा थी, सब मौजूद। दूसरी बात यह है कि इख्तलाफ राय होता है हर जमात में, और इतनी बड़ी जमात है, दुनिया की 9th नंबर की ये जमात है, नवी बड़ी जमात है। सर, इख्तलाफ राय, अहमद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता है, होना भी चाहिए, यही जमहूरी पार्टियों की निशानी होती है। लेकिन एक अगर कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है शख्स, जिस तरह आलिया हमजा की अगर मैं बात कर लूं इलेक्शन के दौरान, इसमें तो उनकी कुर्सी खींचने की कोशिश की जाती रही है जनाब, तो ये भी इख्तलाफ राय का हिस्सा है? नहीं, कोई कुर्सी नहीं, वो तो मौजूद है। और सर वो पूरी कैंपेन करते रही है, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फिर किस तरह से उनको हटाने की कोशिश की गई ये भी सबके सामने। नहीं, कोई हटाने की नहीं कोशिश की गई। आपको किसने कहा है? सर, उनको कैंपेन में ओवरशैडो किया गया। सलमान अकरम राजा साहब वहां पे गए, किस तरह से जो कि आलिया हमजा बड़ी पहले से वहां पर मेहनत कर रही थी, ये सबको मालूम है कि फिर उनको किस तरह साइडलाइन करने की कोशिश की गई। गो कि ये कोशिश नाकाम नहीं हुई, लेकिन की जरूर गई। को है तो मेरे इल्म में नहीं है। दूसरी बात यह कि वो तो सब आखिरी जलसे में मैं भी गया था, आली भी थी, सलमान अकरम राजा साहब भी थे वहां पे, जो कि आखिरी जलसा था। तो वो तो उसके लिए आखिरी जलसे में स्पीचेस के लिए और इज़हार यकजहती के लिए, और वहां पे जो कारकुनान है, जो लोग एक महीने से मेहनत कर रहे थे, वो सब गए। पोलिंग डे वाले दिन भी हम सब मौजूद। लेकिन सर फिर हासिल क्या हुआ सबके जाने का? लेकिन मेरी बात सुने जी, हासिल ये हुआ है कि 1.5 साल बाद भी इनको वही करना पड़ा है जो इन्होंने 8 फरवरी को किया। अच्छा, हाँ जी। और लोगों का जोश व खरोश, और आप खुद देख लें कि कभी भी ज़िमनी इलेक्शन में इतने वोट पोल नहीं होते जितने, जनरल इलेक्शन में इतने वोट पोल नहीं हुए जितने ज़िमनी इलेक्शन में हो गए। 44 समथिंग। अहमद साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है। लास्टली ये कमेंट कर दीजिएगा कि आप क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे, इसके खिलाफ कोई एहतजाज या कोई इस तरह का मामला करेंगे? कोई इत्तेहाद हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले पर? नहीं, हमारा अपना लाएअमल है, उनका अपना लाएअमल है, हमने अपने लाएअमल के तहत चलना है। बिल्कुल ठीक है, लाएअमल अपना अपना है, लेकिन दोनों का इख्तलाफ जो है वो सेम है। बहुत शुक्रिया, अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि किस तरह जो इलेक्शन था उसके अंदर रिकॉर्ड जो है वो वोट कास्ट किए गए ज़िमनी इलेक्शन में, सियालकोट के PP 52 में, और तहरीक इंसाफ पूरी तरह से मुतहरिक नजर आई, ये उनका कहना है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आलिया हमजा जो कि पूरी कैंपेन करती रही, पूरी कैंपेन को लीड करती रही, वहाँ पर लोगों को इंगेज करती रही, आखिरी वक्त में उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई और ये कोशिश इतनी बराबर साबित नहीं हुई क्योंकि उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे गए, जलसे किए, लेकिन उसका हासिल उसूल ऐसा इस तरह से कुछ नहीं था क्योंकि ना वहाँ पर उनका कोई बरादरी का वोट था, ना उनकी वहाँ पर कोई ताल्लुकदारी थी, तो सिर्फ एक जलसे की हद तक के लिए वो वहाँ पर मौजूद थे। खैर, ये एक अलग मामला है। एक अफसोसनाक खबर है जो कि आपके साथ यहाँ पर शेयर करते चलें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सना यूसुफ के घर आए मेहमान ने उन्हें 2 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गया। इस वाक़े के फौरी बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की मैयत उनके आबाई शहर चित्राल मुंतकिल की जा रही है।
सिंबल पुलिस इस्लामाबाद की जानिब से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, नईम जंजुआ। नईम, मुझे बताइएगा, टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की तहकीकात जारी हैं और वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है। इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त आई है? क्या कत्ल की कोई मुहर्रिकात पता चल सकी हैं? कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई पॉइंट्स हमें मिली हैं फिलहाल करंट सिचुएशन में? कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 17 साला सना यूसुफ हैं जो अपनी वालदा के साथ G13 में रह रही थी। एक 15 साल का इसका छोटा भाई भी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसके कत्ल की जो ख़बर थी वो सामने आई और उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे भी जो इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की जाती रही। कहा जाता रहा कि इसका कोई कज़न है जो यहाँ पे काफ़ी दिन से इनके साथ रह रहा था, उसने इनको 2 गोलियाँ मार के कत्ल किया। लेकिन जब FIR सामने आई है, FIR दर्ज की गई है, फरजाना यूसुफ हैं जो इसकी वालदा, उनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपनी नंद जो उनकी आई हुई थी कुछ दिन से, लतीफ़ा, वो यहाँ पे रह रही थी और वो अपने बच्चों के साथ दोनों एक बेटा और एक बेटी इनके साथ यहाँ पे मौजूद थी। और एक लड़का जो है वो ट्राउज़र पहने हुए उनके घर में अचानक दाखिल हुआ और वो सीधा जो है वो सना यूसुफ के कमरे में गया और उसने सीधे 2 फायर उसको किए जो उसके सीने पे लगे, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुई और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इब्तदाई तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया उसको, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। वहाँ से फिर उसको पिम्स भी मुंतकिल किया गया, वहाँ जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया गया और अब जो है उसकी डेड बॉडी वो उसके आबाई गांव जो जोज है चित्राल में वहाँ मुंतकिल की जा रही है। अच्छा, नहीं ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक व तफ्तीश कर रही है, मामले को आगे लेकर चल रही है। हमलावर की कोई शनाख्त के हवाले से मालूम हो सका? हमलावर क्या ये पता चल सका मकतूल का जानने वाला था, अजनबी था, गाँव से ताल्लुक था? तफ्तीशी से बात हुई थी। तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि अभी कबल अज़ वक्त है कोई भी चीज़ कहना, क्योंकि शुरू में जो चीज़ें आई थी कि किसी कज़न ने या किसी रिश्तेदार ने कत्ल किया, ऐसी बात ना वालदा की तरफ से की गई है और ना ऐसा कोई रिटन बयान दिया गया है। अब वो CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है, लोगों के जो अहले मोहल्ला थे, जो हमसाए थे, उनसे भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए, क्योंकि जैसे ही ये कत्ल हुआ तो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो आ गए और फरजाना ने जो इसको सना यूसुफ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, वो भी जो गली के लोग थे उनके साथ मिलके किया और एक जो हमसाया उसकी गाड़ी में ही मुंतकिल किया था। पुलिस ने उनसे भी अपने जो बयानात हैं वो ले लिए और साथ साथ CCTV फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली है। पुलिस जो है वो शवाहिद जमा कर रही है और उनकी तहकीकात जो है वो इसी की रोशनी में आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद। ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने सबको दिल रखने वालों को दुखी कर दिया। और अगर देखा जाए तो अभी ये गम कम हुआ ही नहीं था कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी था, किस तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे। पत्थर दिल लोग ही मैं उन्हें कहूंगा जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, जो ये बातें कर रहे थे ये लोग कि ये डिजर्व करते हैं। भाई एक जो है इंसानी जान की हुर्मत, आप पहले दीन इस्लाम में पढ़े तो सही कि हुर्मत है क्या इंसानी जान की, और अगर आप किसी के बारे में से ज्यादा करार दिया गया एग्जैक्टली अगर किसी के बारे में आप बुरा सोचते भी हैं तो एटलीस्ट आप ये सोचें कि वो फौत हो चुका है, वो मर गया, उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है, तो एटलीस्ट आप अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोश हो जाइए। लेकिन हमने देखा सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी छिड़ गया है। अभी ये वाकया पेश आया और साथ ही साथ दो तरफा के बातें यहाँ पे चल रही हैं। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही बुरा बोल रहे हैं कि शायद आप पढ़ के तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इन लोगों में इंसानियत बाकी भी है या नहीं। दीन भी हैं और फिर किसी को जीने भी नहीं देना और किसी को और मैं सोच रही हूँ ज़हर उनके अहले खाना का क्या इस वक्त हाल होगा, जो वो ये पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लोगों के तासुरात झेल रहे होंगे। और साथ ही साथ इतना अफसोस कि उनकी बेटी चली गई है, इससे बड़ा अफसोस तो कोई और हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, स्टे विद अस। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ बच्चों के लिए तफरीह का वक्त नहीं होती, बल्कि ये वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत साजी का एक बेहतरीन मौका भी होती हैं। आज के दौर में जहां हर दूसरा समर कैंप महंगे पैकेजेस के साथ आता है, वहीं वालिदैन के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या तालीम और तरबियत सिर्फ पैसा खर्च करने से ही मुमकिन है। जबकि हकीकत ये है कि अगर हम चाहें तो घर बैठे भी बच्चों को ना सिर्फ मसरूफ रखा जा सकता है, बल्कि उन्हें स्कूल की तालीम के साथ साथ
तरबियत, तख्लीकी सोच और अमली ज़िंदगी के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो बेसिकली आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सादा मौसर एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे जिन्हें वालिदैन समर कैंप की बजाय घर में खुद तरतीब दे सकते हैं, और ऐसी सरगर्मियाँ जो महंगी भी ना हो और बच्चों के लिए कारआमद भी हो। इसी हवाले से हमारे साथ जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर सुमन राव। वेलकम सुमन, आप हमेशा हमारे पास आती हैं, बच्चों के हवाले से बात करती हैं, तरबियत के हवाले से बात करती हैं। आज हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे स्पेंड करना है, उस पर उसकी इम्पोर्टेंस पे तो आपने बहुत बात की है, लेकिन किस तरह के वो तरीके हों, सादा एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी जिनको हम बरूए कार ला कर अपने बच्चों को घर में एंगेज कर सकेंगे? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, समर एक्टिविटीज़ में ना हमारे पास बहुत से डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है, और ऐसे वेरिएंट्स में हम डिस्कशन करेंगे जो बहुत इजी होंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज आप अपने बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग करवा सकते हैं। अब क्रिएटिव राइटिंग में आप ये करवाएं कि बेबी आज आपने क्या सीखा है, आज मॉर्निंग में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था। राइट एन एसे और अ पैराग्राफ, आप उसको पैराग्राफ के फॉर्म में करवाएं, राइटिंग में करवाएं, इवन दो और कुछ नहीं है, बेबी कोई स्टोरी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। अब आप बच्चे को कैरेक्टर बिल्डिंग सिखा रहे हैं, फिर आप उसको, अच्छा हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि क्रिएटिव राइटिंग ना बच्चे को क्यों नहीं आती। अगर आप उसका बैकग्राउंड देखें ना, हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि जो चीज नजर आ रही है उसको लिख दो, हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने देखा है फिल्म्स के अंदर क्या होता है, फिल्म में एक बैकग्राउंड होता है, एक स्टोरी होती है, एक इन्वायरमेंट होता है, एक करेक्टर होता है, एक रीजन होती है, एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, एक सस्पेंस होता है, एक एंडिंग होती है। हम अपने बेबी को ना बिगिनिंग से लेके एंडिंग नहीं सिखाते। अच्छा, फिर उसके बाद आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग सिखाएं, कुकिंग इज अ स्किल। अपने साथ साथ बेबी को आप जो चीज कर रहे हैं छोटा मोटा कुछ करवाएं। अच्छा, अब एक बहुत मजे की एक्टिविटी मैं जो रिकमेंड करती हूँ पेरेंट्स को, जैसे लेट्स सपोज सैंडविच मेकिंग है। सबसे पहले तो आपने उन्हें डेमो करके दिखाना है, हमारी इसको हिस्ट्री में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले आप उनको डेमो करके दिखाएंगे कि इस तरह से आपने सैंडविच को बनाना है। फिर आप जो सेकंड स्टेप है आप दोनों बनाएंगे, थर्ड स्टेप में सिर्फ बेबी खुद बनाएगा, और फोर्थ स्टेप में वो उसको आपको सेल करेगा। और जब वो आपको सेल करेगा तो आपने मनी से उसको ले भी लेना है। कुकिंग भी आ गई और आपने उसे बिजनेस करना भी बिजनेस स्किल्स सिखा दी। अब वो सीख रहा है कि प्रैक्टिकल स्किल्स को मैंने किस तरह से फॉलो करना है। जो समर वेकेशन है, इट्स नॉट जस्ट अ छुट्टी वाला टाइम, नॉट जस्ट अ छुट्टी, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। अगर आप इसको अभी अवेल करते हैं तो आप यकीन करें पेरेंट्स, इस समर वेकेशन में जो चीज करवाएंगे नेक्स्ट समर वेकेशन तक उनका बच्चा 85% तक रेडी हो गया है, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए भी और नेक्स्ट आने वाली क्लास के लिए। सुमन, एक तो हमारी टीम तो है ही जो कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी कमेंट्स आते हैं, जो लोगों की राय होती है उसको बड़े गौर से पढ़ती है, एनालाइज करती है। मुझे लगता है आप भी पढ़ती हैं क्योंकि लास्ट जो आपका क्लिप था वो बड़ा हमने देखा कि उस पर बड़े कमेंट्स आए, लोगों ने बड़ा सवालात किए कि जी हमें बताएं टूल्स का। तो आज आपने बड़े आसान और सादा लफ्जों में बताया भी है, समझाया भी है। अब हमें जो महंगे समर कैंप्स हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं है हरगिज भी, सिर्फ बहुत छोटा सा तबका जो वो अफोर्ड कर सकता है, उसका मुतबादल बताएं कि बगैर इजाफी फीस दिए जो समर कैंप्स में बच्चों को एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं उसी तरह की हम घर पर कोई करवा सके। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानूंगी कि उन महंगे समर कैंप्स के पैकेजेस में ऐसा वो क्या डिफरेंट करवाते हैं जो हम घर पे नहीं करवा सकते। अच्छा, ये बताइएगा। अच्छा, बेसिकली उसमें ये होता है कि वो काफी ज्यादा चीजों को और टूल्स को इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, अगर समर कैंप महंगा है ना, देयर इज समथिंग इन दैट, हम उसको बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि यार उसमें कोई चीज नहीं होगी। पूल्स होती हैं, कुकिंग स्किल्स होती हैं, बट स्टिल वो वही चीजें हैं जो घर से उठाकर उन्होंने समर पैक के अंदर लगा दी हुई ठीक है, वही चीजें तो आप घर पर भी करवा सकते हैं। स्विमिंग करवाते हैं, क्या आप स्विमिंग नहीं करवा सकते घर पे? क्रिकेट की गेम्स होती हैं, ठीक है, हाँ, पूल्स में लेकर जाते हैं बच्चों को। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को, उसका अल्टरनेटिव है आप बच्चों को मॉल्स में लेके जाएं, आप उनको पार्क्स में लेके जाएं ताकि उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो। अगेन मैं कहूंगी आप उनको म्यूजिक प्लेइंग, हाँ, अब समर वेकेशन में ना आपने एक मोटिव ये रखना है, आपने बस ये फाइंड करना है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी है किस और बेहतर है वो किस चीज में बेहतर है और क्या चीज को नहीं समझ आती है।
और क्यों नहीं समझ आती है। जब आप इसको फिगर आउट कर लेंगे कि मेरे बेबी को ये चीज क्यों नहीं समझ आती है, तो आप समझे आपने समर वेकेशन का जो टाइम है वो पूरा कर दिया। क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में आपको पता चल गया कि मैंने अपने बेबी को क्या चीज किस तरह से करवानी है। हम लोग होम स्कूलिंग पे बड़ी बात करते हैं, SWOT एनालिसिस भी हो जाता है, स्ट्रेंथ पता चल होम जाती है, स्कूलिंग वीकनेस पता चल पे जाती बहुत है। ज्यादा हम लोग बात करते हैं कि होम स्कूलिंग करवानी चाहिए, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बड़ा होता है। कुछ तो पेरेंट्स ने कमेंट्स ये किया था कि इन दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं है। लगता है ये दोनों शादीशुदा नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। इनके बच्चे नहीं इन्हें हैं। संभालने पड़े तो नहीं पता चल। इनको पता चलेगा कि घर में बच्चे कैसे रहते हैं। आप ये देखिए कि स्कूल्स और ट्यूशंस जो है, हमने नया अम्मा अब्बा पाला हुआ है अपने बच्चों का, जो सुबह की जो अम्मी है वो स्कूल बनाया हुआ है और जो अब्बा है वो ट्यूशन बनाया हुआ है। हमारे माइंड सेट ही है कि हमारा बच्चा घर नहीं रहेगा। ठीक, अभी 3 मंथ्स की समर वेकेशन होनी है, उसमें पेरेंट्स ने भी रोला डाला हुआ कि क्या 3 महीने बच्चे घर रहेंगे, तंग बहुत करती हैं। आप भी तो घर में रहती हैं, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो भी घर में रहे? हमने बेबी को घर में रहना सिखाया ही नहीं। हमने सिर्फ देखा कि उसको सुबह स्कूल भेज देना है और वो ट्यूशन जब आएगा उसको ट्यूशन भेज देना है और उसमें रात में सो जाना है। इस रूटीन में बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी। सुमन, आप बात करें बच्चों के हवाले से, तालीम के हवाले से, अब जाहिर बात है हमारे नाज़रीन की शिकायत खत्म होगी क्योंकि हमने बताया कि क्रिएटिव राइटिंग सिखाएं, आप स्विमिंग सिखाएं, कुकिंग सिखाएं, सैंडविचेस बनाएं, सैलेड बनाएं, साथ ही साथ आप सैलेड के नाम भी बच्चों को साथ साथ सिखाएंगे। अब एक तरफ तो बच्चों का किरदार है, दूसरी तरफ वालिदैन का किरदार है। जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वालिदैन जो है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, घर में नहीं टिक सकते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, मेहमानों को तंग करते हैं, तो बाहर भेज दो इनको, किसी भी जगह, ट्यूशन भेज दो, स्कूल भेज दो, नानी के घर भेज दो। किस तरह वालिदैन अपने किरदार में तब्दीली लाएं, अपने मूड्स में तब्दीली लाएं कि वो बच्चों को जो आपने पैदा किए हैं उसको सह सकें, कौन से निकल के आप उन्हें कोई वक्त दे तरीके से सकें। उनको टीच कर सकें, उनसे बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, अगर पेरेंट्स सिर्फ ये जिम्मेदारी अपने माइंड में ले आएंगे ना कि जैसे बच्चे को खिलाना, पिलाना, कपड़े पहनाना, उसकी शॉपिंग करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे ही बच्चों की एजुकेशन भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, उनका माइंडसेट ये है कि पढ़ने के लिए बच्चे को कहीं भेजना, बाहर भेजना है। हाँ, हाँ। जब हर चीज आप खुद करवा सकते हैं तो आप स्टडी के ये एलिमेंट जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो आप क्यों नहीं करवा सकते हैं? आप उनके साथ क्या बैठ के चले और कुछ नहीं, तो आप उनके साथ बैठ के डिस्कस भी नहीं कर सकते कोई भी चीज, कोई फैमिली मूवी डिस्कस नहीं कर सकते आप, या और कुछ नहीं, तो आप वैसे बजटिंग डिस्कशन कर लें कि ये देखो आज इतना बिल था, आज हमने ये चीज की, ये चीज ऐसे काउंट हुई, ये वाली ऐसे माइनस हुई। तो हमारे पेरेंट्स के माइंड में बस एक ये चीज है कि पढ़ने के लिए बस बाहर भेजना है। तो अगर आप थोड़ा सा बस ये देख लें कि आपका बच्चा है, आपने सिखाना है, और ये आप उसको बाउंड टू क्लास मत रखें। मैं बार बार कहती हूँ बच्चों को बाउंड टू क्लास मत रखें। आपका बच्चा अगर कैपेबल है कि वो 2 क्लास 3 क्लास पढ़ सकता है, आप उसको पढ़ाएं। सही। आप क्यों उसको बाउंड कर रहे हैं कि नहीं 1 क्लास में बस यही है, इसको 1 क्लास में ही, फिर अब 2 क्लास में सिर्फ हमने सिंगल डिजिट एडिशन सिखा दी या सब्ट्रैक्शन सिखा दी, तो मैंने भी बच्चे को यही सिखाना है। मत करें ऐसा। और यूट्यूब भरा पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भरा पड़ा है। अगर आप राइम्स दिखा रहे हैं, पोएम्स दिखा रहे हैं, तो आप क्रिएटिव चीजें दिखाएं। बहुत चैनल्स बने हुए यूट्यूब पे। अगर हम देखें तो सुमन, रूटीन बड़ा मैटर करती है ना। अगर आपकी रूटीन सेट है तो आपके सारे मामला बड़े अच्छे, बड़े स्मूथली चल रहे होते हैं। अब बच्चों की रूटीन एकदम चेंज हो गई है, मतलब स्कूल जा रहे थे तो उन्हें छुट्टियां हो गई, अब उन्होंने ट्यूशन जाना है। रूटीन को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं और किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने पूरे दिन को बेहतर तरीके से? अच्छा, नॉर्मली हम ये रेकमेंड करते हैं कि जैसे अब बेबीज उठे, आपने ब्रेकफास्ट करवाया, तो आपने साथ ही उनको शुरू कर देना कि हमने कुछ पढ़ना है। आप जो स्किल्स कर रहे हैं पहले तो आपने वो साथ थोड़ी थोड़ी बेबीज को सिखा लेनी है। आप कुछ भी नॉर्मली काम कर रहे हैं घर के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद शाम में आपने उन्हें करवानी है रीडिंग किसी भी चीज की, और अगेन क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग पे मैं इसलिए ज्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे ने, अगर आपने स्कूल में उसने सिखाया होगा ना कि जो एप्पल होता है वो रेड कलर का होता है, उसकी क्रिएटिव राइटिंग में वो कलरफुल होगा। अब वो चाहे उसको ब्लैक बनाए कि आपने रीडिंग की, वो आपने इनपुट दिया अपने ब्रेन को। हाँ। आउटपुट वो है जो आपने, आपके ब्रेन ने कुछ मिक्स एंड मैच करके बाहर निकाला क्रिएटिविटी के साथ। अब उसकी लाइफ में कुछ एलियंस भी होंगे, हाँ, उसकी लाइफ में रोबोट होंगे, उसकी लाइफ में कुछ एआई की जनरेशंस होंगी, और वो उसको तभी टाइम मिलेगा जब आप उसे ये बोलेंगे कि कुछ भी लिखो और उसको अप्रिशिएट करें। मैं जज नहीं करूंगी, आप लिखो, जस्ट अप्रिसिएशन। अगर आप कहें कि बच्चे को सिखाया कैसे जाता है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो कुछ भी कर रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि क्रिटिसिज्म से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन बनाता है। वो बच्चों को तो खास तौर पे बड़ी जरूरत होती है। क्यूरियोसिटी को कहें कि लेट्स एक्सप्लोर, हर सवाल पे कहें कि अच्छा चलो देखते हैं ये कैसे होता है, रादर देन कि पता नहीं कैसे होता है।
ठीक है, नहीं एप्पल जो है वो रेड कलर का ही होता है, इसके अलावा कलर नहीं होता, ये कलर तुमने क्या कर दिया। ऐसे नहीं करना, डांटना नहीं है। थैंक यू सो मच सुमन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके हमेशा। तो बच्चों को इंकरेज कीजिए, उनको प्रेज कीजिए, उनकी क्यूरोसिटी को बिल्कुल डैमेज मत कीजिए, उनको क्रिएटिविटी की हद तक एक्सप्लोर करने दें, क्या वो लिखना चाहते हैं, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि वो किस डोमेन में ज़्यादा काबिल हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और इस दौरान हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ ऐसे आसान और कुदरती नुस्खे शेयर किए जाएं जिन पर अमल करके आप ना सिर्फ ईद कुर्बान के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकें, बल्कि गोश्त काटने से लेकर इसे पकाने और फिर खाने के वो दुरुस्त तरीके भी आपको बताएंगे जिनके जरिए आप कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा खा भी सकेंगे और इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। माहिरीन सेहत का ये मानना है कि बकरे के गोश्त में कुछ ऐसे मखसूस हिस्से होते हैं जो ना सिर्फ जिस्म को ताकत देते हैं बल्कि हमारी आंखों, दिमाग और दिल के लिए भी बेहद मुफीद होते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि हमें उनके सही इस्तेमाल का तरीका मालूम हो। इसलिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है कुदरती जड़ी बूटियों और ग़िज़ाई इलाज के जरिए हज़ारों अफराद को सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की जानिब गामजन करने वाली हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी नईमा आपा को। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा तारुफ करवाता है ये मेरा, इसलिए हम तारुफ देते हैं इनको। आते ही दिल खुश कर देता है। आपका काम इतना अच्छा है तो फिर तारुफ भी तो अच्छा बनता है ना। आपा तारुफ लिखवाते और देते ही हम इनको, इससे कि आप प्लीज कीजिए। आपा खुश हो जाते हैं, फिर आपा मजे मजे के टोटके भी हमारे साथ शेयर करती हैं। जी, क्या लाई हैं आज? अल्लाह ताला ने ना हमारी ग़िज़ा में हर किस्म की बीमारियों का इलाज रखा है, मगर हम अपनी कम इल्मी की वजह से कुछ चीजों को नहीं जान पाते। आप हमें बताएं कि कुर्बानी आने वाली है, बकरे के गोश्त के कौन से ऐसे अहम हिस्से हैं और जो कि हम खा सकें और उसके फवायद जो हैं वो हमारे किन ऑर्गन्स पर ज्यादा होते हैं? हाँ जी, आज बिल्कुल मैं एक नई तहकीक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, सब आम लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, कि जिस एक हिस्से को अमूमन 95% लोग जो वेस्ट कर देते हैं उसको हमने कारामद बनाया। हमने क्या बनाया? हमें भी किसी बुजुर्ग ने ये बात तो नहीं कर रही हैं? नहीं, ओजड़ी की नहीं कर रही मैं। ओजड़ी के बहुत फायदे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, लेकिन आज करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, इस पे जरूर करेंगे। लेकिन मखसूस हिस्सा जिसको आज मैं डिस्क्लोज करने लगी, अमूमन ओजड़ी लोग खाते 50%। मैंने बताया कि 90% लोग जिसको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आज मैं उसकी एक नई तहकीक लेके आई हूँ कि जो कि मेरे घर में मसला था। ठीक है, मेरे बच्चों की कुदरती तौर पे आईसाइट जो थी वो वीक थी, तो हम काफ़ी परेशान थे इसकी वजह से। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पूरे पाकिस्तान में फिरे थे, तो इसका बच्चों का ना जवाब, बड़े जो बेटा है उसका जवाब दे दिया था कि इसकी जो आई साइड है वो 2.5 से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, उसके लिए फिर मैंने बहुत नुस्खे आजमाए, बहुत टोटके। इंशाल्लाह आप आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखते हैं, इसको करती रहूंगी। लेकिन चूंकि ये मौका ऐसा है, आपने पूछा कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है कि जिसको हम खा के अपने ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं, वो मखसूस हिस्सा जिसको मैंने अपने बच्चे को यूज करवा के, वो एक बुजुर्ग ने हमें दिया था। ठीक है, एक बुजुर्ग ने जो जंगलों में सन्यासी फिरते हैं, ठीक है, सन्यासियों का ये एक फॉर्मूला जिसने हमें दिया और हमने आजमाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा उठाया और अल्लाह का शुक्र आज मेरा बेटा ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा ये मौका है, अल्लाह का शुक्र आपकी ऑडियंस हमारी दिल के करीब वाला है। और देखिए बहुत मसले बढ़ रहे हैं आजकल आई साइड के, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा आम लोगों की आई साइड भी इसकी वजह से जा रही है। वो आई साइड देखिए दो तरह की होती है, सिलरी वेन्स और आइरिस वेन्स। ठीक है, एक सिलरी वेन जो थी फोकस जो करती, मेरे बच्चों का जो प्रॉब्लम था फोकस नहीं होता था, जिसको स्क्विंट बोलते हैं, स्क्विंट आ जाता था, जैसे फोकस करते थे आंखें घूम जाती थी। अभी बेटी में भी है ये मसला। ठीक है, लेकिन बेटे का क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब देते उस पर हमने बहुत फोकस किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये नुस्खा स्पेशल लेके आई हूँ। सन्यासियों का बताया नुस्खा हमारा खानदानी आजमूदा है, तो आप लोग भी उसको जाया मत कीजिएगा। जो वो 95% लोग जिसको वेस्ट करते हैं वो होती है बकरे की सिरी। अल्लाह ताला ने बकरे की सिरी, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बकरे का जो कुर्बानी का जो जानवर, उसमें देखिए शिफा ही शिफा है। ठीक है, वो हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। तो वो ये है कि हमारी नीयत ही खालिस होती है। तो उसने हमें ये जो बताया था कि जो कुर्बानी का मगज़, अमूमन तो बकरे तो ज़िबा होते हैं, ठीक है, उसके मगज़ भी होते हैं, लेकिन जो कुर्बानी के बकरों की जो सिरियाँ हैं उनका, या कुर्बानी के बकरों का मगज़ कह लें आप, 14 मगज़ लेने आप लोगों ने। ठीक है, उम्र आपके बच्चे की
जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं 22 साल तक, उम्र आपकी 1 साल से लेके, या छोटा बच्चा भी कुछ होता है खुराक खुश खुराक होता है, ठीक है, उम्र कोई भी यानी 23 साल तक, लिमिट 23 साल तक है, ठीक है। हाँ 23 साल तक असर करता है, 23 साल तक असर करता है, ठीक है। आप 6 महीने से लेके 23 साल तक के बच्चे जिनका फोकस नहीं है, जिनको स्क्विंट आता है, जिनकी पट्टे कमजोर है, जिनके पट्टे जिसको बोलते हैं सिलरी वेन्स जो फोकस नहीं करती हैं, तो वो आपने आयरस वेन्स जो होती हैं जो कि ये कलर होते हैं, ठीक है, कलर भी इनका कलर में भी कमी थी लेकिन फोकस बिल्कुल नहीं था। सिलरी वेन्स हमें भी इनका पता ही नहीं था, हम कौन से आई स्पेशलिस्ट थे, वो डॉक्टरों के जा जाके हमें भी पता चल गया इन बातों का चीजें क्या चल रही हैं। तो इसका नुस्खा ये है, आप लोगों ने 14 मगज लेने हैं कुर्बानी के बकरे के मगज, ठीक है, ठीक है, और वो 14 आपने साफ करके रख लेने, या तो डे 1 से स्टार्ट कर दे, या जिस दिन से भी आपने स्टार्ट करने हैं उनको साफ करके आप फ्रीज कर सकते हैं। आप उसमें ये भी जरा मेंशन कर दीजिए कि वो जो कुर्बानी के बकरे हैं अगर कोई 4 करता है या 5 करता है तो आप अपने रिश्तेदारों से, हमसायों से भी ले सकते हैं, खुद ही ले सकते हैं। खाता हमने तो देखिए हमारे घर तो 4 बकरे तो बहुत कम नहीं मैं बता रही, हमारे घर में तो 4 बकरे, हमने तो पूरे मोहल्ले में कहलवा दिया था कि भाई हमें चाहिए। मैं किस लिए आई, मैं इसीलिए आई हूँ, लोग इजीली दे भी देते हैं, इजीलिए दे भी देते, कोई इशू नहीं है, जिन्होंने नहीं खाना था। हाँ जी, तो आप ले सकते हैं, पाए का मसला आ जाता है। हाँ लेकिन देखिए इसमें हिकमत है, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने खुद ही गिफ्ट कर दें, सही है। तो आप लोगों ने करना इस तरीके से है कि 14 मगज लेने हैं और उनको डे 1 से चाहे स्टार्ट करवा दें, ठीक है। अगर बड़ा बच्चा है, अगर आपने जिस दिन से नहीं 15 दिन 20 दिन, आप इवन के महीना ठहर के भी स्टार्ट कर, लेकिन जिस दिन स्टार्ट करवाना है उससे 14 दिन लगातार करना, लगातार कोई भी टाइम हो, कोई टाइम का ये नहीं है कि आपने कोई नाश्ते में ही खाना है या आपने दोपहर में, बच्चे को खिलाना है, ठीक है। बड़ा है बच्चा, किसी भी फॉर्म में आपने एक मगज एक टाइम पे खा लेना, इतना सा तो होता है, अंडे की तरह बन जाता है। ताकि आप चाहे उसमें आप थोड़े से स्पाइस डाल दें, चाहे आप नमक डाल दें, रोटी के साथ खाएं, चम्मच के साथ खाएं, लेकिन ये हमारा आजमुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे की उससे जो जवाब दे चुके थे कि इसकी ये जो पट्टे ये सुकड़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं ना सिलरी वेन्स, जो वो सुकड़ चुकी थी, कि इसका कुदरती तौर पे ना ये इतना वीक है कि नहीं हो सकता, और खुदा ना खासा पता नहीं क्या कुछ डरा दिया था हमें कि अल्लाह ना करे इसकी तो आईसाइट ही चली जाएगी, ये तो ये हो जाएगा, मतलब ये इस हद तक डराया गया था कि आप जो मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें 2.5 से ऊपर नहीं जा सकती। बहुत ही यानी हमने बड़ा कड़ा वक्त देखा था। हम उम्मीद रख सकते हैं कि 6/6 हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं बच्चे को बुला के भी दिखा सकती हूँ। हाँ जी, अभी उसकी माशाल्लाह 0.75 है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मोबाइल देखते हैं, वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। वो जो था ना इसका स्क्विंट वाला, फोकस नहीं हो रहा था, वो जरा से देखते थे आंखें घूम जाती थी। अभी मैं ये बता रही हूँ कि ये देखें, एक कुदरती तौर पे जिस तरह ज़ैर ने बात की है कि सिरियाँ तो हम दे ही देते हैं, लड़ाई जो होती है वो पायों पे होती है और लड़ाई जो होती है वो ओझड़ी पे होती है। मैं अभी बैठी हूँ क्योंकि 2 मिनट का टाइम है। आई थिंक ये आप लोगों को जो है समझ आ गई होगी कि आपने 14 मगज खिलाने हैं, 23 साल तक उम्र होनी चाहिए, आई साइड का कोई भी, लगातार 14 दिन, लगातार 14 दिन, चाहे आपकी सिलरी वेन्स वीक हो, चाहे आपकी आयरस, ठीक है, दोनों में काम करेगा ये। मेरे बच्चों को दोनों प्रॉब्लम थे, ठीक है। उसके अलावा आपने जिस तरह बात की ओझड़ी की, ओझड़ी का जो फायदा है उससे भी आप लोग ना वाकिफ हैं, आप लोग सिर्फ टेस्ट की वजह से खाते हैं। ओझड़ी जो होती है, जो हमारे स्टमक के जो बाल अंदर जिसको हम बोलते हैं ना, कि जिसकी वजह से खुराक जो है वो जो हम खाते हैं ना हाजमे के लिए चीज़ें, ऊपर की जो मेडिसिन खाते हैं, मीन्स के जो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, स्टमक खराब हो गया, एसिडिटी हो गई, या एंजाइम ले लिया, प्रोबायोटिक कुछ भी ले लिया, तो वो असल में जो ओझड़ी होती है ना, कोई भी ओझड़ी लगा लें आप, जरूरी नहीं कुर्बानी के उसकी, बकरे की जो ओझड़ी होती है वो हमारे मैदे को ठीक करती है। अच्छा जी, उसकी बहुत बड़ी दवाई है ये। आप उसमें सिर्फ जरा सी हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा। बकरे की ओझड़ी मैं कहती हूँ कि मैदे के लिए जिनका कुछ हाजमा नहीं होता, जैसा खाया वैसा निकल गया। उसको एक काम है, हाँ, धोना उसको एक काम है, धोने के लिए आप किसी को रख लें, उसकी स्मेल आप खत्म करेंगे। हाँ, उसकी नहीं उसका कोई इतना इशू ही नहीं है, आटे के साथ धोएं, स्मेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ उसको आपने अगर मैदे के लिए खानी, मैदे का बहुत बड़ा इलाज है, बहुत ही बड़ा इलाज है। सेकंड इसने बात की जिसपे लड़ाई होती है, पायों पे। पाए जो है वो मैं बता रही, पाए भी आज मौका है, मैं बता देती हूँ क्योंकि अभी अवेलेबल बहुत होंगे, तो जिनकी हड्डियां कमजोर हैं। पाए और हमारे दिल से निकला कहीं से हाजिर नहीं, आपके दिल से निकला हाय, मैंने कहा इसके दिल से निकला हाय। मैं बताती हूँ कि जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनकी हड्डियां टूट चुकी हैं, खुदा ना खास्ता इंजरी की वजह से बोन टूट चुकी है,
तो ये एक बहुत ही मुजर्रिब, कारआमद, आजमूदा, मेरा नहीं बहुत लोगों का आजमूदा है ये, कि जिनकी हड्डियां टूट के डॉक्टर टाइम देते हैं कि 6 महीने आपने बेड रेस्ट करना है, उसको इम्प्रूव किया है। किसके साथ? बकरे के, बड़े के, किसी भी जानवर के जो पाए हैं उसकी आपने उसकी शोरबा पीना है, उसकी ग्रेवी और उसकी वो जो जेली की तरह बोटी होती है वो भी खानी हाँ जी। है। आपके जो जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड है वो भी उससे मेंटेन हो उसी से जाएगा। बनता है। और दूसरा साथ में उबले हुए अंडे, मौसम कोई भी हो, 2 उबले हुए अंडे और आप उसकी यखनी पिए, इंशाल्लाह देखिए जबरदस्त, क्या बात है। मतलब पूरा का पूरा बकरा कैसे इस्तेमाल करना है, गाय कैसे इस्तेमाल करनी है, आपा ने हमें बता दी, तो कोई चीज जाया नहीं करनी। बहुत शुक्रिया आपा आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे टोटके, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं जो हमारे घरेलू मसले हैं, हमारे स्टमक के इशू, हमारे हेल्थ के इशू, उसके अकॉर्डिंगली आप डिस्कशन भी करती हैं और हमें हल भी दे के जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और कल दोबारा सेम टाइम पे आपसे बहुत सारी बातों और अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। टिल देन के लिए अल्लाह हाफिज।